हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं न्यूटन बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको हम बंगाल तक पढ़ लिए थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे मुगल उत्तर मुगल कालीन काल में कि नए नए स्वतंत्र राज्यों का स्थापना होता है। उसी को देखते हैं, उसी का टॉपिक है अगला टॉपिक, 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्य। देखिए, 18वीं सदी में स्वतंत्र राज्य, 18वीं सदी का मतलब क्या होता है? देखिए, 18वीं सदी, 18वीं शताब्दी, इसका अर्थ समझ लीजिए। 18वीं सदी बोले या शताब्दी बोले, इसका अर्थ होता है 18वीं सदी या शताब्दी का अर्थ होता है 1701 से लेके 1700 ईस्वी से लेके 1799 ईस्वी को 18वीं सदी कहा जाता है। जैसे 19वीं सदी आएगा तो 1800 से लेकर 1899 ईस्वी को 19वीं सदी कहा जाएगा। 20वीं सदी आएगा तो 1900 से लेकर 1999 ईस्वी को 20वीं सदी कहा जाएगा। अभी 21वीं सदी चल रहा है, जैसे 2000 से लेकर 2099 ईस्वी तक को 21वीं सदी कहा जाएगा। तो यह आप सभी समझ गए होंगे। इसी में देखिए क्या होता है, यह भारत का मैप है और नए नए स्वतंत्र राज्यों का स्थापना होता है। आप इस क्षेत्र को देख रहे होंगे, भारत के मैप में आप इस क्षेत्र को देख रहे होंगे। यह क्षेत्र उस समय बंगाल का था, तो बंगाल हम आपको पढ़ा चुके हैं। फिर बंगाल के बगल में यह क्षेत्र जो दिख रहा है यह अवध था, और अवध के ऊपर में जो अभी उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला क्षेत्र, वह क्षेत्र उस समय रुहेलखंड में था। और यह क्षेत्र दिल्ली का था। दिल्ली के नीचे में जाट राज का स्थापना हुआ था। इधर आपको राजपूत था, ऊपर में पंजाब राज था, ऊपर में आपको पंजाब राज देखने को मिलता है। फिर इस साइड बंगाल के नीचे उड़ीसा था। उड़ीसा को भी पढ़े थे कि बंगाल में ही शामिल कर लिया गया था। और उड़ीसा के नीचे हैदराबाद का क्षेत्र था, हैदराबाद भी पढ़ेंगे। उसके नीचे में कर्नाटक, कर्नाटक का क्षेत्र था। उसके इधर आप इस तरफ जो देख रहे हैं यह वाला क्षेत्र त्रावणकोर का है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यह मैसूर, मैसूर राज के बारे में पढ़ेंगे। और मराठा, मराठा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितना इस बोर्ड पे लिखा गया है सबको पढ़ेंगे। देखिए, हम बंगाल पढ़ चुके हैं, अब अवध पढ़ेंगे। उसके बाद रुहेलखंड, जाट, राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। फिर हैदराबाद, कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर के बारे में, त्रावणकोर के बारे में, मराठा के बारे में, फिर पंजाब के बारे में। यह सब स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, इसमें से बंगाल, अवध, हैदराबाद और कर्नाटक मुगल से स्वतंत्र राज्य है। मतलब मुगल से अलग होकर बना है राज्य। जानेंगे कि मुगल से कैसे बंगाल में बढ़े थे कि मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल में स्वतंत्र राज्यों का स्थापना किया जाता है। अवध में पढ़े थे शहादत खां के द्वारा अवध में स्वतंत्र राज्यों का स्थापना किया जाता है। हैदराबाद में चिनकिलीज खां के द्वारा हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया जाता है। कर्नाटक में सबुतुल्ला खां के द्वारा स्वतंत्र राज्यों का स्थापना किया जाता है। तो इस सब राज्य को मुगल से अलग होकर बना राज्य था, जिस कारण इसे उत्तराधिकारी राज्य भी कहा जाता है। और मुगल से डायरेक्ट, मुगल से स्वतंत्र स्वतंत्र देखिए ये सब जो राज्य देखे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, तो शुरुआती समय में मुगल से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन मुगल को कर भेजते रहता था, समझिए। लेकिन जैसे पंजाब, पंजाब कभी मुगल के अंदर में नहीं था। स्वतंत्र मत में पढ़ेंगे कि पंजाब में राजा रणजीत सिंह के द्वारा एक अलग सिख राज्य का स्थापना किया जाता है। मराठा में पढ़ेंगे शिवाजी के द्वारा मराठा राज्य का, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा मराठा राज्य का स्थापना किया जाता है। फिर मैसूर में पढ़ेंगे हैदर अली के द्वारा, फिर त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा के द्वारा। ये सब मुगल से स्वतंत्र राज्य था, मुगल से इसका कोई मतलब संबंध नहीं था। मुगल जिस समय पढ़े, जिस समय देखेंगे कि औरंगजेब के समय में मराठा, जब औरंगजेब अपने उत्कर्ष पे था, उसी समय मराठा राज्य का स्थापना होता है, समझ गए। तो ये सब पढ़ेंगे, इसलिए इसको मुगल से स्वतंत्र राज्य कहा जाता है। इसको कहा जाता है, इस सब राज्य को मुगल से उत्तराधिकारी राज्य। बीच में छोटा छोटा राज्य, जाट के बारे में, रुहेलखंड के बारे में, राजपूत के बारे में भी देखेंगे। इधर आपको त्रावणकोर के बारे में देखेंगे। तो हम लोग बंगाल पढ़ लिए हैं, आज पढ़ेंगे अवध। आप ये सब बना लीजिएगा, इस हेडिंग बना लीजिएगा अच्छा तरह से, नक्शा बना लीजिएगा, इससे आपको समझने में आसानी होगा। कहाँ बंगाल, कहाँ अवध, रुहेलखंड, जाट, राजपूत, पंजाब, मराठा, उड़ीसा, हैदराबाद, कर्नाटक, त्रावणकोर, मैसूर, सब आप नक्शा बना लीजिएगा। यह लिख लीजिएगा कि मुगल से स्वतंत्र राज्य, कभी पूछ दे उत्तराधिकारी राज्य मुगल का कौन था, तो ये सब उत्तराधिकारी राज्य था। मुगल से बिल्कुल स्वतंत्र राज्य कौन था, मुगल से मतलब बिल्कुल स्वतंत्र था, किसी तरह से वास्ता नहीं था, ये सब ई राज्य था, पंजाब, मराठा, मैसूर और त्रावणकोर। चलिए आज उसके बाद आज हम अवध के बारे में पढ़ते हैं। तो आप बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटाते हैं।
चलिए आज पढ़ेंगे अवध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अवध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अवध, अवध हम आपको मैप में दिखा दिए थे। जैसे मैप में देखिए देखे होंगे अवध बंगाल था, इस तरफ यहाँ अवध था, इधर मराठा था, इधर मराठा राज था, इधर बंगाल था। आपको बंगाल बता चुके थे। बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पे लगभग अंग्रेज का अधिकार हो जाता है और इस साइड मराठा रहता है, बीच में अवध रहता है। देखिए अवध प्रदेश को जो है ना बफर स्टेट कहा जाता है। देखिए दो बड़े बड़े क्षेत्रों के बीच में छोटा क्षेत्र जो रहता है ना उसको बफर स्टेट, बफर क्षेत्र कहा जाता है या बफर राज कहा जाता है। बंगाल, बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था, मराठा भी बहुत बड़ा क्षेत्र था। बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मराठा तो उस समय मतलब मराठा का जो उत्कर्ष था, तो इसके कारण क्या कहा जाता है ना अवध को अंग्रेज और मराठा के बीच के क्षेत्र का बफर राज कहा जाता है। अवध के बारे में लिखना है, मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच में मतलब सीमा नहीं लगने के कारण इसको बफर राज कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज भी चाहता था उस समय मराठों से हम युद्ध में ना उलझे और मराठा भी चाहता था कि हम इस समय अंग्रेज से युद्ध में ना उलझे। बीच में मतलब अवध इस दोनों के बीच में था, इसके कारण यह दोनों राज अलग अलग था। तो आपको अवध के बारे में लिखना है। अवध एक बफर राज था, बफर राज था। बफर राज किसके किसके बीच में था? बफर राज तो मराठों और अंग्रेजों के बीच का क्षेत्र था। अंग्रेज कहाँ से आया तो बता चुके थे कि बंगाल पे किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेज का अधिकार हो गया था। इसके कारण लिखे मराठा तो था ही था। देखिए अवध का विस्तार कहाँ से कहाँ था? विस्तार के बारे में देखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है कन्नौज, कन्नौज से लेके करमनासा नदी तक। करमनासा नदी आप बक्सर में देखेंगे, करमनासा नदी, करमनासा नदी तक इसका विस्तार था। कहां से कहां तक? कन्नौज से लेकर करमनासा नदी तक इसका विस्तार था। उसके बाद अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अवध में स्वतंत्र राज्य का स्थापना करने का श्रेय शहादत खां को दिया जाता है। शहादत खां को दिया जाता है, समझिए। अब देखिए अवध हम आपको मैप में अभी दिखा दिए थे। अवध एक बफर राज कहलाता था, बफर स्टेट कहलाता था। क्यों बफर स्टेट कहलाता था? क्योंकि मराठा और अंग्रेज के बीच का क्षेत्र था, इस कारण इसको बफर स्टेट कहा जाता था। दो बड़े बड़े शक्तिशाली के बीच में छोटा सा क्षेत्र आता है तो उसको बफर क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अभी नेपाल और भूटान को बफर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि नेपाल और भूटान चीन और भारत दो महाशक्तियों के बीच में दो छोटा छोटा देश है, इस कारण इसको बफर कंट्री कहा जाता है। तो उसी तरह था बफर अवध, उस समय बफर राज कहलाता था। अवध का विस्तार कहाँ से कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो कन्नौज से लेकर करमनासा नदी तक। कन्नौज उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है कन्नौज, और करमनासा नदी बिहार के बक्सर जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। तो करमनासा नदी तक इसका विस्तार था। अवध में स्वतंत्र राज्य का स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अवध में स्वतंत्र राज्य का स्थापना करने का श्रेय शहादत खां को दिया जाता है। तो इतना आप अवध के बारे में लिख लीजिएगा। अभी आगे शहादत खां के बारे में पढ़ते हैं, बता देते हैं शहादत खां के बारे में पढ़ते हैं। देखिए शहादत खां के बारे में, शहादत खां 1720 से 22 के बीच आगरा का गवर्नर बनता है। आगरा का गवर्नर बनता है। शहादत खां कौन रहता है? ईरानी गुट का रहता है। हम आपको बताए थे जब उत्तर मुगल कालीन पढ़ रहे थे उस समय आपको मुगल दरबार में कुछ गुट थे, उस गुट के बारे में बताए थे। उसमें से शहादत खां जो था किस गुट का था? ईरानी गुट का था, ईरानी गुट का था। और साथ ही साथ
यह सिया मतलब सिया धर्म से संबंधित था, मतलब इस्लाम धर्म, इस्लाम में आपको दो पंथ देखने को मिलता है, सिया और सुन्नी। तो यह सिया को मानने वाले थे, सिया मतावली था, सिया मतावली, मतावली के थे, मतलब सिया समुदाय से जुड़ा हुआ था। इस सिया समुदाय आप इस्लाम धर्म के अंतर्गत जब पढ़िएगा, इस्लाम धर्म आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, सिया और सुन्नी में। तो सिया का मानने वाला था शहादत खान। और किस गुट के थे? ईरानी गुट के थे। मुगल दरबार के किस गुट के थे? ईरानी गुट के थे। इसके कारण जब मोहम्मद सारंगीला मतलब बादशाह बनते हैं तो 1720 से लेकर 22 के बीच में आगरा का गवर्नर बनाया जाता है इसको। फिर 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में संपूर्ण अवध का सूबेदार बनाया जाता है, सूबेदार बनाया जाता है। इसको ही क्यों बनाया जाता है? एक तो यह बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहता है, और साथ ही साथ मोहम्मद सारंगीला, आप पढ़े थे सैयद बंधु के पतन में मोहम्मद सारंगीला का साथ देता है। इसके कारण इसे संपूर्ण अवध का सूबेदार बनाया जाता है। साथ ही साथ इससे 7,000 का मनसब दिया जाता है और बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया जाता है। देखते हैं, सैयद बंधु के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सैयद बंधु के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिस कारण मोहम्मद सारंगीला के द्वारा 7,000 का मनसब क्या होता है? जब हम मुगल पढ़ेंगे तो बता देंगे मनसब क्या होता है। मनसब एक तरफ से कह सकते हैं, उसका लेवल क्या है समझिए, उसको कहा जाता है मनसब। तो 7,000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया जाता है। तो यह जान लेना है कि सैयद बंधु के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिस कारण मोहम्मद सारंगीला के द्वारा 7,000 का मनसब, और बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में कि बुरहान उल मुल्क का उपाधि शहादत खान को किसने दिया था? तो आपको बताना है मोहम्मद सारंगीला के द्वारा दिया गया था। समझ गए? यहाँ मोहम्मद सारंगीला का मूल्य नाम, इसका मूल्य नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद अमीन था। मीर मोहम्मद अमीन था। इसका ओरिजिनल नाम या मूल नाम क्या था? तो मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक, और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? जब यह 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनता है तो अवध के किसान वहां के जमींदारों से बहुत ही ग्रसित था। तो वहां का जमींदार अपने आप को ही राजा समझते थे। अपने वहां के जमींदार अलग अलग क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र का जमींदार था वहां अपना अपना किला बना चुके थे, अपना अपना सेना रखे हुए थे और किसानों पर जुल्म करते थे, जिसके कारण जमींदार से किसानों की रक्षा हेतु नई भू राजस्व प्रणाली जिसे रेवेन्यू सेटलमेंट कहा जाता है। रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहा जाता है। नया भू राजस्व बंदोबस्त बोले या चाहे नई भू राजस्व प्रणाली बोले, नई भू राजस्व बंदोबस्त या नई राजस्व बंदोबस्त, चाहे आप यह बोले चाहे यह बोली, तो नई भू राजस्व प्रणाली या नई भू राजस्व बंदोबस्त जिसे रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहा जाता था। किस लिए लाया, कब लाया? तो
जमींदारों से किसानों की रक्षा हेतु नई भू राजस्व प्रणाली या नई राजस्व बंदोबस्त, इसे रेवेन्यू सेटलमेंट कहा जाता है। 1723 ईस्वी में 1723 ईस्वी में 1723 ईस्वी में जमींदारों से किसानों की रक्षा हेतु नई भू राजस्व बंदोबस्त शुरू करता है। ठीक है। उसके बाद शहादत खां के बारे में इसके बाद क्या याद रखना है, इसके बाद हम आपको बताए थे कि 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का जब आक्रमण होता है 1739 ईस्वी में, कहाँ होता है? करनाल में होता है। करनाल के युद्ध के बारे में हम आपको बताए थे। और यहाँ से जब हम उत्तर मुगल कालीन पढ़ रहे थे तो वहां हम आपको बताए थे करनाल के युद्ध में भाग लेने के लिए शहादत खां को दिल्ली का जो बादशाह रहता है मोहम्मद सारंगीला के द्वारा बुलाया जाता है और करनाल के युद्ध में भाग लेने के लिए जाता है शहादत खां और चिंकलेज खां। क्या होता है? वहां पे युद्ध हार जाता है। उसके बाद चिंकलेज खां के द्वारा नादिर शाह से संधि किया जाता है। नादिर शाह से लगभग 20 लाख रुपए में संधि किया जाता है। नादिर शाह वहां से 20 लाख रुपए लेकर लौटने के लिए तैयार रहता है, लेकिन शहादत खां वहां बोलता है नादिर शाह को 20 लाख नहीं, आप जब दिल्ली पर आक्रमण करिएगा तो 20 करोड़ रुपया मिलेगा। इसी बात को लेकर नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है। हम आपको बताए थे कि दिल्ली पे लगभग 60 दिनों तक लूटपाट करता है नादिर शाह के द्वारा, लेकिन जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो वहां का खजाना खाली रहता है। इसी के डर से शहादत खां 1739 ईस्वी में ही जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। तो यह बात आप याद रखिएगा। 1739 ईस्वी में 1739 नादिर शाह का आक्रमण होता है और करनाल के युद्ध में भाग लेता है। करनाल के युद्ध में भाग लेता है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और करनाल के युद्ध में भाग लेता है। 1739 ईस्वी में ही जहर खाकर इसका निधन और जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। हम आपको बताए थे कि क्यों आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। देखिए शहादत खां के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया था। अपनी राजधानी किसको बनाया था? फैजाबाद को बनाया था। तो इतना बात आपको शहादत खां के बारे में याद रखना है। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो शहादत खां के द्वारा किया जाता है। शहादत खां का मूल नाम कभी था तो मीर मोहम्मद अमीन था। और उसके बाद आपको शहादत खां के बारे में क्या याद रखना है? ईरानी गुट से संबंधित था शहादत खां, शिया मतावली को मानने वाला था शहादत खां। और उसके बाद इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? फैजाबाद को बनाया। और 1720 से 22 के बीच में आगरा का गवर्नर बनता है। 1720 से 22 के बीच में आगरा का गवर्नर बनता है और 1722 ईस्वी में संपूर्ण अवध का सूबेदार बनाया जाता है। फिर सैयद बंधु के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण मोहम्मद सारंगीला के द्वारा इसे 7,000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया जाता है। इसका मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन था। उसके बाद 1727 ईस्वी में जमींदारों से बताए थे कि जमींदार किसानों के ऊपर बहुत जुल्म करते थे, उसे बचाने के लिए नई राजस्व बंदोबस्त, जिसे रेवेन्यू सेटलमेंट भी कहा जाता है, इस प्रणाली की शुरुआत किया गया 1727 ईस्वी में शहादत खां के द्वारा। और 1739 ईस्वी में जब करनाल के युद्ध में भाग लेता है, उसी के बाद नादिर शाह के डर से अपना आत्महत्या कर लेता है। इतना बात आपको शहादत खां के बारे में याद रखना है। शहादत खां का कार्यकाल देखिएगा तो 1722 से लेके 1739 ईस्वी तक अवध का नवाब रहा है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा शहादत खां के बारे में। शहादत खां के बाद अगला जो अवध का नवाब बनता है, अगला अवध का नवाब सफदरजंग बनता है। अगला अवध का नवाब बनता है सफदरजंग।
देखिए अगला नवाब बनता है, अगला अवध का नवाब बनता है सफदरजंग। कौन बनता है? सफदरजंग। कब बनता है? तो 1739 से लेकर 1754 ईस्वी तक अगला अवध का नवाब रहता है सफदरजंग। देखिए सफदरजंग का मूल नाम क्या है? मूल नाम अबुल अबुल मंसूर खां सफदरजंग। सफदरजंग, तो इतना बड़ा नाम है इसलिए हम लोग सफदरजंग याद रखते हैं। यह शहादत खां का कौन था? तो यह शहादत खां का भतीजा एवं दामाद था। भतीजा एवं दामाद। ये बात आप समझ गए होंगे। यह शहादत खां का कौन था? भतीजा एवं दामाद था। 1739 ईस्वी में मोहम्मद सारंगीला के द्वारा यह मान लिया जाता है कि अवध का अगला नवाब कौन होगा? सफदरजंग होगा। फिर उसके बाद 1742 ईस्वी में पटना के ऊपर आक्रमण करता है। आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लेता है। उस पे अधिकार कर लेता है। पटना के ऊपर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1745 ईस्वी में आपको रुहेलखंड के ऊपर आक्रमण करता है। रुहेलखंड का अभियान करता है जो असफल हो जाता है। 1745 में रुहेलखंड का अभियान करता है जो असफल हो जाता है। देखिए जब हम आपको मुगल बता रहे थे तो मुगल का भी बताए थे कि 1748 ईस्वी में मोहम्मद सारंगीला का निधन हो जाता है और 1748 ईस्वी में अगला जो बादशाह बनता है, मतलब अगला जो मुगल बादशाह बनता है वो अहमद शाह रहता है। और अहमद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का पहली बार आक्रमण होता है। और अहमद शाह अब्दाली का कुल भारत में 7 बार आक्रमण होता है, उसमें से 5 बार आक्रमण अहमद शाह के समय में ही होता है। तो पहली बार 1748 ईस्वी में अहमद शाह के द्वारा इसे वजीर बनाता है। अहमद शाह कौन है? मुगल बादशाह है। अहमद शाह कौन है? तो मुगल बादशाह है। 1748 में अहमद शाह के द्वारा इसे वजीर बनाया जाता है। इसे मुगल का वजीर बनाया जाता है। इसे वजीर बनाया जाता है जिस कारण इसे नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। तो 1747 में अहमद शाह के द्वारा क्यों इसको वजीर बनाया जाता है? क्योंकि जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है तो उसमें मुगल की तरफ से नेतृत्व कौन करता है? सफदरजंग के द्वारा किया जाता है। इस कारण इसे वजीर बनाया जाता है। और इसी कारण इसे नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सफदरजंग को। फिर 1753 ईस्वी में वजीर के पद से इसे हटा दिया जाता है और 1753 ईस्वी में वहां मुगल का वजीर बनता है इमाद उल मुल्क बनता है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि सफदरजंग का 1754 ईस्वी में निधन हो जाता है। 1754 ईस्वी में सफदरजंग का निधन हो जाता है। तो सफदरजंग के बाद अगला नवाब जो बनता है, सफदरजंग के बाद अगला नवाब बनता है आपको सुजाउद्दौला। पहले थे सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब है, और सुजाउद्दौला अवध का नवाब है। तो बताए थे बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला भी शामिल होता है। तो इसी का सफदरजंग का बेटा रहता है सुजाउद्दौला। उससे पहले सफदरजंग में एक बात याद रखिएगा, इसी के समय में लखनवी तहजीब का विकास होता है। लखनवी तहजीब का विकास होता है। क्या है लखनवी तहजीब? देखिए साहित्य, कला, संस्कृति का विकास। देखिए हुआ क्या, देखिए उत्तर मुगल काल में बताए थे मोहम्मद सारंगीला
अपने बहुविलास जीवन के कारण मोहम्मद सारंगीला के समय में अलग अलग स्वतंत्र राज्यों का स्थापना होता है। मुगल दरबार में जो साहित्य का जो व्यक्ति था, कला का व्यक्ति था, संस्कृति का व्यक्ति था, वो सब अब मुगल दरबार छोड़ के नए नए जो स्वतंत्र राज्य था वहां जाने लगा। उसी में ज्यादातर कला का मतलब साहित्य का व्यक्ति, साहित्यकार, कला करने वाला व्यक्ति, डांस करने वाला, नृत्य और अलग अलग प्रकार का वस्तु बनाने वाला व्यक्ति, ये सब मुगल दरबार छोड़ के और नए नया जो स्वतंत्र स्वतंत्र राज्यों का स्थापना होता है वहां चल जाता है। उसी में लखनवी तहजीब मतलब लखनऊ में ये सब कलाकार जाके वहां मतलब अवध के नवाब के यहाँ शरण लेता है, जिस कारण यहाँ लखनवी तहजीब का विकास होता है। किसके कारण, किसके कार्यकाल में होता है? सफदरजंग के कार्यकाल में। लखनवी तहजीब जो है दिल्ली को डायरेक्ट टक्कर देने लगता है। मतलब जितना कलाकार दिल्ली में नहीं रहता उससे ज्यादा कलाकार अब लखनऊ में जाने लगता है। इसी कारण इसे लखनवी तहजीब का विकास कहा जाता है। तो इस सब बात आपको सफदरजंग के बारे में याद रखना है। सफदरजंग के बारे में क्या बात याद रखना है कि 1739 से लेकर 54 के बीच में सफदरजंग अवध का नवाब रहता है। इसका मूल नाम था अबुल मंसूर खां। यह कौन था? शहादत खां का तो भतीजा एवं दामाद था। 1742 में पटना के ऊपर आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है। 1745 में रुहेलखंड का अभियान करता है, लेकिन यह अभियान असफल रहता है। 1748 ईस्वी में अहमद शाह के द्वारा इसे वजीर बनाया जाता है, जिस कारण इसे नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय में लखनवी तहजीब का विकास होता है। और अगला जानते हैं अगला बादशाह कौन बनता है, और अगला नवाब कौन बनता है? अगला नवाब शुजा-उद-दौला बनता है। अगला नवाब बनता है कौन? शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला 1754 से लेकर 1775 ईस्वी तक रहता है। शुजा-उद-दौला देखिए, शुजा-उद-दौला 1754 से लेकर 1775 ईस्वी तक रहता है। शुजा-उद-दौला के बारे में जब आपको बताया कि 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक आलमगीर सेकंड मुगल बादशाह रहता है, लेकिन आलमगीर सेकंड को उसके वजीर के द्वारा, उसका वजीर था इमाद उल मुल्क के द्वारा हटा दिया जाता है और खुद ही वहां का शासन प्रशासन संभालने लगता है। तो बताए थे वहीं पे शाह आलम द्वितीय पटना में अपना राज्याभिषेक कराता है, लेकिन अपना वजीर इमाद उल मुल्क के डर से दिल्ली में मतलब दिल्ली की गद्दी पर जाने से डरता है। तो वो अपना शरण कहाँ लेता है? तो अवध के नवाब के यहाँ शुजा-उद-दौला के दरबार में अपना शरण लेता है। तो ये बात याद रखना है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण देता है, उसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का शासन। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ देता है? अहमद शाह अब्दाली का। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह अफगान का शासक था अहमद शाह अब्दाली। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में भाग लेता है। बक्सर के युद्ध में भाग लेता है। बक्सर का युद्ध में बताए थे आपको, समझाए थे बक्सर का युद्ध, थोड़ा डिटेल से बता चुके थे कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ अंग्रेज रहता और एक तरफ बंगाल का अबतस्त नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब रहता है शुजा-उद-दौला। तीनों मिलकर अंग्रेज के साथ युद्ध करते हैं, लेकिन तीनों युद्ध में हार जाता है। तो बक्सर के युद्ध के हार जाने के बाद इसी के समय में होता है इलाहाबाद का द्वितीय संधि इसके साथ होता है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को।
इलाहाबाद का द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होता है। इलाहाबाद का द्वितीय संधि किसके किसके बीच में होता है? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। आपको इलाहाबाद का द्वितीय संधि बता चुके थे। ये इलाहाबाद का द्वितीय संधि में क्या क्या होता है। इसके बाद याद रखना है 1773 का बनारस का संधि, 1773 ईस्वी का बनारस का संधि। बनारस का संधि किसके किसके बीच में होता है? तो सुजाउद्दौला और अंग्रेज गवर्नर उस समय कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स के बीच होता है। इस संधि में क्या होता है? इस संधि में 50 लाख रुपया लेकर, हम आपको बता चुके थे इलाहाबाद का प्रथम संधि में इससे मतलब अवध के नवाब सुजाउद्दौला से करा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लेता है। इसी संधि में फिर से अवध के नवाब से 50 लाख रुपया अंग्रेज लेके करा और इलाहाबाद का क्षेत्र लौटा देता है। अवध के नवाब से 50 लाख रुपया लेकर करा और इलाहाबाद का क्षेत्र लौटा देता है। करा और इलाहाबाद का क्षेत्र क्या करता है? लौटा देता है। और क्या शर्त रहता है इस संधि का? शर्त और क्या रहता है? दूसरा शर्त रहता है आपको कि रूहेलों के विरुद्ध नवाब का साथ देंगे अंग्रेज, नवाब का साथ देंगे अंग्रेज। दूसरा शर्त मतलब रुहेलखंड आपको बताए थे, रुहेल के विरुद्ध नवाब का साथ देंगे। इस संधि में इस बात का सभी दो को शर्त रखा जाता है। तो 1773 ईस्वी में बनारस का संधि होता है। याद रखना है किसके किसके बीच में होता है? तो सुजाउद्दौला और उसमें अंग्रेज गवर्नर आता है वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बताए थे आपको 1772 से लेकर 1784 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहता है। तो इसमें इस शर्त में क्या रहता है? अवध के नवाब बताए थे आपको, इलाहाबाद और करा का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया था। फिर यही इलाहाबाद और करा का क्षेत्र अवध के नवाब से 50 लाख रुपया लेकर इलाहाबाद और करा का क्षेत्र लौटा देता है। फिर उसके बाद रुहेलों को विरुद्ध बोला इस संधि में अंग्रेज को साथ देने के लिए। किसका साथ देने के लिए? नवाब का साथ देने के लिए। इसी के तहत 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में मीरनपुर कटरा का युद्ध होता है। मीरनपुर कटरा का युद्ध होता है। मीरनपुर कटरा उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है, मीरनपुर कटरा, उसी का युद्ध होता है। मीरनपुर कटरा का युद्ध होता है 1774 ईस्वी में। किसके किसके बीच में युद्ध होता है? तो सुजाउद्दौला और रुहेल सरदार हफीज रहमत खां। तो मीरनपुर कटरा का युद्ध होता है 1774 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होता है? तो सुजाउद्दौला और रुहेल सरदार हफीज रहमत खां के बीच में होता है। इसमें सुजाउद्दौला युद्ध जीत जाता है और हफीज रहमत खां युद्ध हार जाता है। इस युद्ध के बाद क्या होता है? रुहेलखंड पर सुजाउद्दौला के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। रुहेलखंड पर सुजाउद्दौला के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। रुहेलखंड पर सुजाउद्दौला के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। इस बात आपको याद रखना है। सुजाउद्दौला अवध के नवाब में बहुत इंपॉर्टेंट नवाब है, समझ गए। सुजाउद्दौला का कार्यकाल 1754 से लेकर 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में सुजाउद्दौला का निधन हो जाता है।
सुजाउद्दौला के कार्यकाल में आपको यह बात याद रखना है कि मुगल बादशाह को शरण देने वाला अवध का नवाब कौन था? तो शाह आलम सेकेंड था। उसके बाद 1767 के पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। फिर 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध अंग्रेज के साथ लड़ता है। फिर इलाहाबाद का द्वितीय संधि होता है इसके साथ। फिर 1773 ईस्वी बनारस का संधि होता है। 1774 ईस्वी मिर्जापुर कट्टा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो बताए थे आपको, अवध के ऊपर में जो था रुहेलखंड और अवध के बीच में युद्ध होता है। मिर्जापुर कट्टा का युद्ध, अवध का नवाब उस समय सुजाउद्दौला रहता है और रुहेलखंड का सरदार रहता है हफीज रहमत खां। हफीज रहमत खां युद्ध हार जाता है, सुजाउद्दौला युद्ध जीत जाता है और रुहेलखंड का लगभग भाग अवध में मिला लिया जाता है। यह बात आपको सुजाउद्दौला के बारे में याद रखना है। सुजाउद्दौला के बाद इसका अगला पुत्र बनता है आसफ उद्दौला। अगला नवाब बनता है आसफ उद्दौला। अगला नवाब कौन बनता है? आसफ उद्दौला। देखिए अगला नवाब है आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला 1775 से लेके 1797 ईस्वी तक नवाब रहता है। आसफ उद्दौला 1775 से लेके 1797 ईस्वी तक नवाब रहता है। देखिए आसफ उद्दौला के बारे में सबसे पहले ये राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन करता है। क्या करता है राजधानी परिवर्तन? फैजाबाद से लखनऊ राजधानी लाता है। लखनऊ राजधानी, मतलब फैजाबाद से लखनऊ को राजधानी बनाता है। फैजाबाद से लखनऊ को राजधानी बनाता है। उसके बाद 1775 ईस्वी में फैजाबाद का संधि होता है। फैजाबाद का संधि होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो वही अवध का नवाब रहता है आसफ उद्दौला। अवध का नवाब और अंग्रेज के बीच में, अंग्रेज गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेज गवर्नर कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स के बीच में होता है फैजाबाद का संधि। फैजाबाद का संधि में क्या शर्त रहता है? शर्त क्या रहता है? पहला शर्त, बनारस पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। मतलब बनारस किसके कब्जे में रहेगा? अंग्रेज के कब्जे में रहेगा। बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार, बनारस पर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। दूसरा शर्त रहता है अवध के बेगमों के धन की सुरक्षा की गारंटी, अवध के बेगमों के धन की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है। अवध के बेगम, देखिए अवध के बेगम के पास धन बहुत था, तो डर लगता था कि यह धन कोई लूट न ले। इसके कारण अंग्रेज उसे सुरक्षा की गारंटी देता है इसी संधि में, फैजाबाद के संधि में। मतलब बनारस दे देता है अंग्रेज को, उसके बदले में अवध की जगहों के धन की सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन 1781 ईस्वी में फैजाबाद की संधि का उल्लंघन कर देता अंग्रेज। अंग्रेज के द्वारा फैजाबाद के संधि का उल्लंघन कर देता है।
फैजाबाद के संधि का उल्लंघन करता है, अंग्रेज के द्वारा फैजाबाद संधि का उल्लंघन करता है। क्या होता है, 1781 से वारेन हेस्टिंग के द्वारा जॉन मिडल्टन को भेजकर अवध के बेगमों के साथ धन लूट लेता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जॉन मिडल्टन को भेजकर जॉन मिडल्टन को भेजकर अवध के बेगमों का धन लूटकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मतलब वारेन हेस्टिंग एक तो फैजाबाद के संधि में अवध के बेगमों का गारंटी लेता है कि उसका धन मतलब सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, उसके बाद 1781 से उसी संधि का उल्लंघन कर देता है। वारेन हेस्टिंग अपने एक अधिकारी जॉन मिडल्टन को भेजकर जॉन मिडल्टन को भेजकर अवध के बेगमों का धन लूटकर और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर इसके समय में और क्या होता है, तो 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने हेतु लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का स्थापना किया जाता है। आसफउद्दौला के कार्यकाल में 1775 से 1797 तक कार्यकाल है। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करता है। फैजाबाद से राजधानी लखनऊ को बनाता है। 1775 इसमें फैजाबाद का संधि होता है। फैजाबाद के संधि में क्या होता है, तो बनारस पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा और अवध के बेगमों की सुरक्षा अंग्रेज की तरफ से दिया जाता है। और फैजाबाद के संधि का उल्लंघन कर देता है 1781 से। वारेन हेस्टिंग के इशारे पर जॉन मिडल्टन नामक अधिकारी अवध के बेगमों का धन लूट लेता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। 1784 में मुहर्रम मनाने हेतु लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का स्थापना किया जाता है। आसफउद्दौला के बाद अगला नवाब बनता है वजीर अली। अगला नवाब बनता है वजीर अली। इसका कार्यकाल 1 साल का कार्यकाल रहता है, 1797 से लेकर 1798 तक। उसके बाद अगला नवाब बनता है शहादत अली खान द्वितीय। शहादत खान था प्रथम, मतलब जो अवध में सुपर शासन का स्थापना करता है, शहादत अली खान द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1814 ईस्वी तक। इसके बारे में क्या याद रखना है, इसके बारे में 1801 ईस्वी में अवध सहायक संधि स्वीकार करता है। हम पढ़ेंगे वेलेजली के द्वारा सहायक संधि लाया जाता है। क्या था सहायक संधि, जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे कि सहायक संधि का क्या क्या शर्तें रहता था। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सहायक संधि जब अवध स्वीकार करता है तो उस समय अवध का नवाब कौन रहता है, तो शहादत अली खान द्वितीय रहता है। उसके बाद 1814 ईस्वी में देखिए 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है हेस्टिंग्स। एक है वारेन हेस्टिंग्स, एक है हेस्टिंग्स। 1814 ईस्वी में हेस्टिंग्स के द्वारा राजा का उपाधि दिया जाता है। उसके बाद आपको एक नवाब के बारे में याद रखना है, मोहम्मद अली खान। इसके समय में नवाब रहता है मोहम्मद अली खान। कब से कब तक नवाब रहता है, तो 1837 से लेकर
1837 से लेके 1842 तक। इसके समय में लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा का स्थापना होता है। छोटा इमाम बाड़ा का स्थापना किया जाता है। छोटा इमाम बाड़ा का स्थापना किया जाता है। उसके बाद अवध का अंतिम नवाब के बारे में याद रखना है। कौन है अवध का अंतिम नवाब? अवध का अंतिम नवाब है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है, जो 1845 से लेके 1856 ईस्वी तक रहता है वाजिद अली शाह। देखिए, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब है, 1847 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहता है। जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो उसी में बताएंगे कि डलहौजी का आगमन भारत में 1848 ईस्वी में था। 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है डलहौजी। डलहौजी का जो ध्यान रहता है अवध पे, डलहौजी जब आता है भारत में तो अपना राजहरप नीति लाता है। हम पढ़ेंगे कि राजहरप नीति के तहत उसमें राजहरप नीति के तहत मतलब 4 प्रकार से वो बांट लेता राज्यों को। और राजहरप नीति के तहत उसका ध्यान रहता कि किसी न किसी तरह से राज्यों के ऊपर आरोप लगाकर राज्य को अंग्रेज में मिला लिया जाए। जो नए नए राज्य स्वतंत्र राज्य है उसको अंग्रेज में मिला लिया था। तो वाजिद अली शाह के बारे में क्या याद रखना है? अवध का अंतिम नवाब था। डलहौजी के द्वारा ऑट्रम के रिपोर्ट पर ऑट्रम रिपोर्ट कब दिया था? तो 1854 ईस्वी में। डलहौजी के द्वारा ऑट्रम के रिपोर्ट पर 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लेता है। और साथ ही वाजिद अली शाह को पेंशन देकर अवध से कोलकाता भेज देता है। डलहौजी अवध के बारे में बोला था। डलहौजी अवध के बारे में कहा था, अवध पकी हुई चेरी की तरह है, जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिर जाएगी। मतलब जब डलहौजी आता है तो अवध के बारे में कहता है कि अवध एक पकी हुई चेरी के समान है, जो एक न एक दिन हमारे मुंह में आकर जरूर गिरेगी। और साथ ही साथ अपने जाने से पहले डलहौजी 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, किसके रिपोर्ट पर? तो ये बात याद रखना, ऑट्रम की रिपोर्ट पर। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके रिपोर्ट पर? ऑट्रम की रिपोर्ट पर। यह स्टेटमेंट भी पूछा गया कि किसने अवध के बारे में, अवध की तुलना पकी हुई चेरी के किया था? तो डलहौजी किया था। और वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब रहता है। वाजिद अली शाह को पेंशन देकर कोलकाता भेज देता है। वाजिद अली शाह का एक शायरी है कि जब वो कलकत्ता जाते रहता है तो बहुत अच्छा नवाब रहता है अवध का, इससे जनता बहुत खुश रहता है। लेकिन जबरदस्ती उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन मतलब शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसका आरोप लगाकर इसे जबरदस्ती लखनऊ से कोलकाता भेजा जाता है। तो इसको बहुत सारा जनता छोड़ने आता है, मतलब बहुत दूर तक छोड़ने आता है। उसके बाद इसी का प्रसिद्ध शायरी है कि दर्रों और दीवार पे हसरत व नजर करते हैं, अहले वतन खुश रहे अब तो हम सफर करते हैं। मतलब इसका शायरी बहुत अच्छा शायरी है कि दर्रों और दीवार पर हम तो हसरत पे अब तो नजर करते हैं, अहले वतन खुश रहे
हम तो अब सफर करते हैं। किसका शायरी है? वाजिद अली शाह का शायरी है, समझ गए, वाजिद अली शाह। उसी के बाद 1856 ईस्वी में जब अवध पर राजनीति के तहत डलहौजी हड़प लेता है, फिर देखते हैं 1857 की क्रांति में अवध से नेतृत्व करने का काम करता है, लखनऊ से नेतृत्व करने का काम करता है। इसी की पत्नी रहती है, वाजिद अली शाह का पत्नी रहती है बेगम हजरत महल। यहाँ से अवध मतलब लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है। इसी के साथ अवध चैप्टर खत्म हो गया। हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।